हम जिंदा हैं तो दुनिया में, हम जिंदा हैं तो दुनिया में, फिर जान छुपा कर क्या रहना। हम जिंदा हैं तो दुनिया में, फिर जान छुपा कर क्या रहना। अपने देश में अपनी ही पहचान छुपा कर क्या रहना। हम जिंदा हैं तो दुनिया में, हम जिंदा हैं तो दुनिया में। राम कृष्ण की गौरव गाथा मीठे स्वर से गाते हैं, राम कृष्ण की गौरव गाथा मीठे स्वर से गाते हैं। भारत की संस्कृति के स्वर को बार बार दोहराते हैं। व्यासपीठ पर बैठ विज्ञजन छेड़ के मीठी सरगम को, कथा कर्म से मर्म धर्म का दुनिया को समझाते हैं। कथा कर्म से मर्म धर्म का दुनिया को समझाते हैं। तो मुरलीधर की धरती पर, मुरलीधर की धरती पर रस खान छुपा कर क्या रहना। अपने देश में अपनी ही पहचान छुपा कर क्या रहना। हम जिंदा हैं तो दुनिया में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जिनेंद्र। मैं हूं अनामिका जन्मवर और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है स्याही और सियासत। न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से हम लगातार आपके घरों तक नहीं, सीधे दिलों तक पहुंच रहे हैं। इस बार भी हम ऐसे विषय के साथ यहां पर उपस्थित हैं जो विषय कहीं ना कहीं आपके दिलों को झकझोर देगा। बिल्कुल, कहीं कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वहीं कहीं रैदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से आप ब्राह्मण नहीं हो जाते, ऊंचे कुल के नहीं हो जाते। आपको धर्म का पताका लेकर के चलने की केवल वहां एक मंजूरी नहीं मिल जाती है। यदि आप ज्ञानी हैं तो आप किसी भी जाति के हैं, आपको वो सब करने की आजादी है जो आप धर्म के राह पर कर सकते हैं। लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं। और इंडिया में सबसे डिमांडेड प्रोडक्ट यदि इस समय कोई है तो वो है जाति। कोई ना कोई काम ऐसा हो जाता है, हम समाज में इस एक विषय को खत्म करने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है कि फिर जाति आ जाती है सवालों के ढेर लेकर के, यही प्रश्न लेकर के कि क्या हम इतने इंपॉर्टेंट हैं, हम इतने महत्वपूर्ण हैं। इटावा में एक घटना घटी। एक कथावाचक ने जब लोगों तक अपनी कथा पहुंचाई तो वहां पर उनको उस पद से ना सिर्फ हटा दिया गया बल्कि ऐसा कहा है कि अपमान भी किया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है, वहीं दूसरे ओर लोग कह रहे हैं हमने स्वीकार तो कबीरदास जी को भी किया, रैदास जी को भी किया, वाल्मीकि को किया, तमाम ऐसे संत हैं जो ब्राह्मण नहीं थे, ज्ञानी थे और वो संत थे, कथावाचक तमाम ऐसे हैं जो जाति से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा देश स्वीकार कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो बात कहां अटकती है? बात यहां अटकी है कि पहचान छुपा करके अपने आप को स्थापित करने का क्या मसला है। आइए इसी विषय पर आज हम यहां उपस्थित हुए हैं, स्याही और सियासत को लेकर के। हमारे बीच कवि भी हैं, सियासत भी है और हमारे बीच धर्म गुरु भी हैं। तो मैं चाहती हूं एक बार इन सभी की उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां, एक परिचय में आप सब तक पहुंचाऊंगी। बहुत आभार। धर्म की पताका को लेकर के ये देश धर्म में विश्वास को लेकर के आगे बढ़ रहा है। श्री महंत नारायण गिरी महाराज जी हमारे बीच उपस्थित हैं, पीठाधीश्वर, सिद्धपीठ, दूधेश्वर महादेव मंदिर, साथ ही दिल्ली संत महामंडल अध्यक्ष, जूना अखाड़ा प्रवक्ता हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे शो में। हमारे बीच गिरीश मिश्रा जी की उपस्थिति होती है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज महासंघ यहां उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां हो गिरीश जी के लिए। और अपने ज्वलंत तेवर को लेकर के सभी के दिलों तक पहुंचने वाले, ऐसी बात कह देते हैं कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ कहा तो है और कुछ ऐसा कहा है जिस पर पलट कर वार भी करना चाहिए और उसे स्वीकार भी करना चाहिए। हमारे बीच समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां राजकुमार भाटी जी के लिए। हमारे बीच पक्ष की बात करने के लिए
बिहार सिवान की धरती से जो उपस्थित होती हैं, पहले भी आप उन्हें बहुत स्नेह दे चुके हैं और वो आप तक अपनी कविताएं पहुंचा चुकी हैं। तो आज भी इस गंभीर विषय पर गंभीर कविताओं के साथ यहाँ उपस्थित है, जिनका नाम होते हैं स्वाति खुशबू। एक बार जोरदार तालियां स्वाति खुशबू के लिए। हमारे बीच नरौरा की धरती, नरौरा बुलंद शहर की धरती से जो कवि यहाँ उपस्थित होते हैं वो होते हैं श्री स्वदेश यादव जी। एक बार जोरदार तालियां हो स्वदेश यादव के लिए। मित्रों, हमारे बीच एक ऐसा चेहरा यहाँ उपस्थित है जिनकी आवाज आप सुनेंगे तो ये सधी हुई आवाज और गढ़ी हुई पंक्तियां जब आप तक पहुंचेंगी तो आप कहेंगे वाह क्या बात है। तो हमारे बीच यहाँ उपस्थिति होती है रोहिणी दिल्ली से नेहा नमन की। जोरदार तालियां हो नेहा नमन हमारे बीच। और हमारे देश की एकता के प्रतीक पहले भी आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं, आप तक अपनी रचनाओं को पहुंचा चुके हैं, ऐसी शायरी जिससे दिल वो आपका मोह लेते हैं। हमारे बीच बलरामपुर से अकमल बलरामपुरी जी की उपस्थिति होती है। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं अकमल बलरामपुरी। तो आइए हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। मैं केवल 4 पंक्तियां कहती हूं और यहां पर सियासत को जस्टिफाई करने का प्रयास करती हूं स्याही में। और सबसे पहले हम चलेंगे उस समाज की ओर। मैं यहाँ पर जातिवादी बात नहीं करूंगी क्योंकि हमें वो बात करनी है जिससे ये पता चल सके कि हम इस विषय को कहां लेकर के जा रहे हैं और विषय क्या है। तो स्वदेश यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रण देती हूँ, सुनिएगा। कि व्यासपीठ पे बैठ के अक्सर भोग सियासत करते हैं। हाँ भरते जाइए, जो लोग घर पे बैठकर सुन रहे हैं वो भी और जो यहां बैठकर सुन रहे हैं वो भी। कि व्यासपीठ पर बैठ के अक्सर भोग सियासत करते हैं, मानवता को रुग्ण बनाते रोग सियासत करते हैं। कह दो देखे मानवता का मुख वो दिल के दर्पण से, कह दो देखे मानवता का मुख वो दिल के दर्पण से। जाति धर्म के नाम पे जो भी लोग सियासत करते हैं, जाति धर्म के नाम पे जो भी लोग सियासत करते हैं। तो मिलते हैं स्वदेश जी से जो हमारे बीच उपस्थित हैं गाजियाबाद की धरती से। स्वदेश यादव जी क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, हमारे अतिथियों को प्रणाम करता हूं। और जो घटना घटी इटावा में, तो सबसे पहले एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि हम लोग उन लोगों को भागवत करने से रोक रहे हैं जिनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण के लिए भागवत की जाती है। वाह, ये छोटी सी बात है, तब आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। देखिएगा क्या हुआ, सीधे सीधे घटना को वर्णित करने का प्रयास करता हूं। स्वागत। कि बाल भी मुड़ाए और नाक भी रगड़वाई, कि बाल भी मुड़ाए और नाक भी रगड़वाई, जाति अब ऐसा अभिशाप हो गई है क्या? अच्छा। कि बाल भी मुड़ाए और नाक भी रगड़वाई, जाति अब ऐसा अभिशाप हो गई है क्या? और जाति देख कर नहीं ईश्वर भी बुद्धि देता, जाति से ही ज्ञान का भी नाप हो गया है क्या? और इतना क्या दोष आपको दिखा बताओ मुझे, कि इतना क्या दोष आपको दिखा बताओ मुझे, ब्राह्मण ना होना कोई श्राप हो गया है क्या? और कोई बतलाओ मुझे और समझाओ मुझे, हरि नाम सुनाना भी पाप हो गया है क्या? कोई बतलाओ मुझे और समझाओ मुझे, हरि नाम सुनाना भी पाप हो गया है क्या? प्रश्न और बहुत सही है और इस बात का उत्तर स्वाति सोच के रखेंगी। एक चीज कि ना तो मैं ब्राह्मणों के खिलाफ हूं ना यादवों के खिलाफ हूं, जिस चीज के खिलाफ हूं 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत। कि संस्कार अगर ये नहीं समाप्त हुआ तो क्या होगा, इसके जो परिणाम आएंगे वो बड़े भयंकर आएंगे। ओके। कि संस्कार संस्कृति सभ्यता से सिंचित ये खिलता हुआ सा परिवेश मर जाएगा। कि संस्कार संस्कृति सभ्यता से सिंचित ये
खिलता हुआ सा परिवेश मर जाएगा। और 4 वर्ण बतलाए कर्म के आधार पर ऋषियों का पावन संदेश मर जाएगा कि 4 वर्ण बतलाए कर्म के आधार पर ऋषियों का पावन संदेश मर जाएगा। और प्यार सद्भाव अपनापन मरेगा, और कि प्यार सद्भाव अपनापन मरेगा, और भारत का गौरव विशेष मर जाएगा। और जाति वाला जहर जो मिटा नहीं दिलों से, तो लोग मरे ना मरे ये देश मर जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जो मिटा नहीं दिलों से, तो लोग मरे ना मरे ये देश मर जाएगा। वाह। और यहीं से देखिएगा कि छोटी क्या हुआ, इस घटना का मतलब मूल क्या है कि छोटी मानसिकता के लोगों के है सर चढ़ी जातिवाद रंग अपना दिखा गई है जी। कि छोटी मानसिकता के लोगों के है सर चढ़ी जातिवाद रंग अपना दिखा गई है जी। और कुछ ने इन्हें चढ़ाया, कुछ ने उन्हें चढ़ाया, राजनीति देखो चक्कर चला गई है जी। और चंद ठेकेदारों की है हरकत घिनौनी किंतु, कि चंद ठेकेदारों की है हरकत घिनौनी किंतु बात देखो सारे ब्राह्मणों पे आ गई है जी। और प्रेम, भाईचारा, अपनापन व सौहार्द देश की सियासत सभी को खा गई है जी। प्रेम, भाईचारा, अपनापन व सौहार्द। और एक छोटा सा विषय और मिला था, हाँ बिल्कुल, उस पर एक छंद और रखते हैं उसके बाद। हाँ बिल्कुल सही बात भी है। और ये बात सही है कि केवल जाति की बात नहीं है, कुछ लोगों को इस बात से भी आपत्ति है कि कथावाचक जैसे दिखते हैं, क्या उनकी वेशभूषा उनके अंतर आत्मा से मैच करती है। कथावाचकों को वैसा ही होना चाहिए जैसे कि वो अंदर तपस्वी उनके बैठा हुआ हो, वैसा ही उन्हें मंच पर भी दिखाई देना चाहिए। स्वदेश जी इस बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ। हाँ, मुस्कुराहट लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा चौथी पंक्ति में आपके हाथ स्वतः खुल जाएंगे। स्वागत। कि ब्रांडेड कप, मैं अपनी एक इच्छा है मेरी वो बता रहा हूं, आप लोग संभालिएगा। कि ब्रांडेड कपड़े हो, महंगा चश्मा लगाऊं और चील गाड़ी से मैं लंदन भी जाऊं क्या। कि ब्रांडेड कपड़े हो, महंगा चश्मा लगाऊं और चील गाड़ी से मैं लंदन भी जाऊं क्या। और बड़े बड़े नेता अभिनेता मेरे चेले बने, कि बड़े बड़े नेता अभिनेता मेरे चेले बने, मौका लगते ही मैं भी हीरो बन जाऊं क्या। कि बड़े बड़े नेता अभिनेता मेरे चेले बने, मौका लगते ही मैं भी हीरो बन जाऊं क्या। और कोई व्यक्ति उंगली उठाए यदि मुझ पे तो, कि कोई व्यक्ति उंगली उठाए यदि मुझ पे तो धर्म का सहारा लेके सीधा तन जाऊं क्या। और इतनी डिमांड और डिग्री कोई भी नहीं, कि इतनी डिमांड और डिग्री कोई भी नहीं, तब सोचता हूं यार बाबा बन जाऊं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने मन से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्वदेश यादव जी थे जिन्होंने अपने मन की बात रखी। स्वाति कुछ कहना चाह रही है। स्वाति बताइए भाई, इन्होंने इस तरह की बात कही है और ये बात भी सही है कि कुछ लोगों के कारण पूरा ब्राह्मण समाज इस समय टारगेट पर है, तो ये बात कहाँ तक सही है और कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले तो न्यूज़ 1 इंडिया के तमाम दर्शकों को, यहाँ उपस्थित श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे स्वदेश जी, मैं उत्तर देना आरंभ करती हूँ। स्वागत है। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, मनुस्मृति। हमारा धर्म ग्रंथ ये भी कहता है ब्रह्म इति जानति यस्य सः ब्राह्मण। तो हमारे समाज में स्वीकृति इसी बात की है कि जो कर्म के आधार पे ब्राह्मण है, कथावाचक है, पंडित है, वही असली है। बहुत सारे उदाहरण अनामिका जी ने हमारे सामने दिए। अब आते हैं इटावा की घटना पर। इन्होंने कहा, बहुत कुछ कहा, ऐसे अपमानित किया। अपमान जो हुआ वो गलत था, इसका सब खंडन एक मत में करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उत्तर सुनिएगा। सुने। दो आधार व दो नामों से धोखे को अंजाम दिया। अच्छा है। दो आधार व दो नामों से धोखे को अंजाम दिया और मूत्र से शुद्धि वाला झूठा विष इल्जाम दिया। क्या बात है? सच्चे थे तो क्यों रिपोर्ट में जिक्र नहीं इसका डाला। सच्चे थे तो क्यों रिपोर्ट में जिक्र नहीं इसका डाला। सपा के मोहरे बन झगड़े को जातिवाद का नाम दिया। सपा के मोहरे बन झगड़े को जातिवाद का नाम दिया। और कह रहे थे, और बिल्कुल ये सत्य बात है कि हमारे धर्म ग्रंथों ने
बिल्कुल जो है वो कर्म के आधार पे ही हमें बताया है कि क्या होना चाहिए समाज की स्थिति। बिल्कुल। उत्तर देती हूँ इसका। स्वागत। ग्रंथों शास्त्रों की वाणी को उल्टा सुल्टा पढ़ा लिया, कर्मों के आधार पे था जो उल्टा मतलब मढ़ा लिया। फूट करो और राज करो ये अंग्रेजों की आदत थी। फूट करो और राज करो ये अंग्रेजों की आदत थी। हमने कब क्यों कैसे इसको अपने माथे चढ़ा लिया। हमने कब क्यों कैसे इसको अपने माथे चढ़ा लिया। और कथावाचकों के दिल डॉल पे कुछ बातें कर रहे थे, चील वाहनों का जिक्र कर रहे थे। उत्तर सुनिएगा। इनका मतलब प्लेन से था। हाँ बिल्कुल। अब वो आजकल क्या है, क्रैश हो जाता है, इसलिए वो ज्यादा कह नहीं पाए, पता नहीं चलता, तो चील वाहन कह दिया। उत्तर सुनिएगा। स्वागत। मंत्र साधना चंदन चोटी पूजा से हम दूर हुए। मंत्र साधना चंदन चोटी पूजा से हम दूर हुए। भागा दौड़ी आपाधापी में कितने मजबूर हुए। कथावाचकों पंडितों ने अब तक शिखा बचाई है। कथावाचकों पंडितों ने अब तक शिखा बचाई है। हम फैशन में बाल कटाकर बस केवल लंगूर हुए। हम फैशन में बाल कटाकर बस केवल लंगूर हुए। और एक पैरोडी रखूंगी, पूरी समस्त बातें जो है उसमें अपने आप समेट ली जाएंगी। स्वागत है, बहुत बढ़िया। जाति ये जाति है, जाति नहीं है, जाति नहीं। पॉलिटिक्स छोड़ के नेतागिरी छोड़ के, जाति ये जाति है, जाति नहीं, जाति नहीं। पॉलिटिक्स छोड़ के नेतागिरी छोड़ के, यादव से तिवारी इनको बनना है। बामनों को गाली फिर भी कहना है। यादव से तिवारी इनको बनना है। बामनों को गाली फिर भी कहना है। पीडीए की राजनीति जो करते हैं, यादव जी वो फॉर्च्यूनर से चलते हैं। नेताजी मेरे यारा मुझे समझाना, पिछड़ा क्यों अब तक है यादव घराना। जाति 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 नहीं। और एक आखिरी बात रखूंगी, उससे पहले एक जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे भारत में 1931 में जातीय जनगणना हुई थी, जिसमें लगभग 4200 जातियां निकल कर आई थी। 2011 में 2011 में यूपीए ने भी करी थी, जिसको उन्होंने 2011 में जब यूपीए ने जनगणना करी तो उन्होंने ये कहा कि कुछ गलत हो गया है, तो पूरा डेटा हम वापस आपके सामने नहीं रखते हैं। लेकिन जातियों की संख्या मीडिया रिपोर्ट में आई है, ये लगभग 46 लाख है। दो बातें याद रखनी है, 4200 और 46 लाख। फिर इस बंद का आनंद लीजिए। सरकारी हर फॉर्म में ये तो पूछेंगे, पर पूछ लिया सवर्णों ने तो कूटेंगे। सरकारी हर फॉर्म में ये तो पूछेंगे, पर पूछ लिया सवर्णों ने तो कूटेंगे। 31 में जो जाति 4000 हुए, 11 में वो 46 लाख के पार हुए। नेताजी मेरे यारा मतलब बताना, तुम पूछो तो याराना, हम पूछे तो बेगाना। जाति जाति है, जाति नहीं, जाति नहीं। पॉलिटिक्स छोड़ के, नेतागिरी छोड़ के। क्या बात है, बड़ी जोरदार तालियां। आप लोगों की तालियां कुछ कमजोर है, जोरदार तालियां। उनकी कविता के लिए तालियां हो। देखिए
विषय पर सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन हम कवियों के शिल्प को आप कितने नंबर देते हैं, ये आपकी तालियां मूल्यांकन करेंगी, इसलिए आपकी तालियां हम तक पहुंचती रहे। एक बार जोरदार तालियां हो। तो बहुत अच्छी बात स्वाति ने कही और लोगों के मन तक भी पहुंची, और उन्होंने जिस अंदाज में कही है वो अंदाज आपको बहुत पसंद आया होगा। एक निचोड़ में स्वाति की इस पूरी बात का इन 4 पंक्तियों के माध्यम से पहुंचाती हूँ, और सीधे सीधे हम चलते हैं श्री राजकुमार भाटी जी की ओर, और वो बताएंगे कि वो आखिर क्या कहना चाहते हैं, और हम भी उन्हें सुनना चाहते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और जरा मेरे साथ हो लीजिए, थोड़ा जीवंत होइए और मुझ तक पहुंचिए कि मर्म कर्म का नाम न समझा तो ब्रह्म की गायक क्या होगी। मर्म कर्म का नाम न समझा तो ब्रह्म की गायक क्या होगी। कपटी रसना आत्म तत्व की अंबर गायक क्या होगी। कपटी रसना आत्म तत्व की अंबर गायक क्या होगी। धर्म के आसन पर जो अपनी जाति छुपा कर बैठा हो, धर्म के आसन पर जो अपनी जाति छुपा कर बैठा हो, ऐसे लोगों की नीयत विश्वास के लायक क्या होगी। ऐसे लोगों की नीयत विश्वास के लायक। तो ये स्वाति के शब्द हैं, और मैं चाहती हूं कि राजकुमार जी आप अपनी बात रखें और वो बात बताएं जो असली है। स्याही और सियासत जैसा सुंदर शो शुरू करने के लिए न्यूज 1 इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, बहुत आभार। और अनामिका जैन अंबर जी को भी बहुत बहुत बधाई, आप बहुत सुंदर इसका संचालन कर रही हैं। भाई सुदेश यादव जी ने और स्वाति जी ने दोनों ने अच्छी कविताएं सुनाई। साहित्यिक दृष्टिकोण से उनकी प्रशंसा हो, वैचारिक दृष्टिकोण से हम किसी से सहमत हो सकते हैं, किसी से नहीं हो सकते। मैं शुरुआत वहां से करता हूँ, आपने जो शुरुआत की थी कि पहचान छिपाकर क्या रहना जी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है, ये बात तो आपकी ठीक है, मैं भी सहमत हूं आपसे कि पहचान नहीं छिपानी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ऐसा माहौल देश में क्यों है कि कुछ लोगों को अपनी जाति छिपानी पड़ती है। क्या कभी इस पर गंभीरता से आपने विचार किया है? इस देश में जाति के नाम पे आदमी को सम्मान दिया जाता है, जाति के नाम पे अपमानित किया जाता है, जाति के नाम पे उसका रुतबा तय किया जाता है। इस देश में कुछ जाति के लोगों को घोड़े पे बैठने की अनुमति नहीं है, कुछ जाति के लोगों को मूछ रखने की अनुमति नहीं है, कि कुछ जाति के लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। आज भी कुछ जाति के लोग अगर प्रतिमा को छू लें तो उसे गंगाजल से धुलवाया जाता है। कुछ जाति के मुख्यमंत्री स्तर के आदमी भी जब मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो उस मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाया जाता है। क्या इस गंभीर प्रश्न पर आपने ईमानदारी से चिंतन किया है? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए वो जिम्मेदार हैं जो अपमानित किए जाते हैं, या वो जिम्मेदार हैं जो अपमानित करते हैं? आपने कबीर का नाम लिया, रैदास का नाम लिया, आप सर्वे कराइए कितने घरों में कबीर की और रैदास की प्रतिमा मिलेंगी या तस्वीर मिलेंगी, और किस किस जाति के घरों में मिलेंगी। सच्चाई ये है कि जाति इस देश की एक कड़वी सच्चाई है, और हम हर आदमी हमारा जाति में बटा हुआ है। कोई झूठ कितना ही बोले जाए, कितनी महानता की बात करे जाए, जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं और जितने ज्यादा ऊंचे पदों पर है वो ज्यादा जातिवादी हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। गरीब लोगों में फिर भी कम जातिवाद है, रिक्शे वाले में और मजदूर में कम जातिवाद मिलेगा। यदि नाम छुपाया मैं अनामिका जी समाप्त कर रहा हूँ, बस मैं नहीं आपको बोलना है, आपको आपसे तो हमें पता लगाना है। लेकिन जो मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने वाला था, जी प्लीज। आपने ये भी कहा, आपने कहा, स्वाति जी ने शायद अपनी कविता में कहा कि अंग्रेजों ने ये शुरू किया फूट डालो और जो, और इसे हम अब भी अपना रहे हैं, नेता ही कर रहे हैं ये, और राजनीति कर रही है। तो जब एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया गया था जाति की वजह से, तब अंग्रेज थे क्या देश में? जब शंबुक की गर्दन काट दी गई थी तब क्या देश में अंग्रेज थे? कबीर का आपने जिक्र किया, कबीर ने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। तो तुलसीदास जी ने उसका जवाब दिया, आपने तो जरूर पढ़ा होगा कि बाधई शूद्र विप्रन सन हम तम से कुछ घाट, और जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावे डांट। तुलसीदास जी को ये पीड़ा थी कि शूद्र लोग ये कहते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। तो क्या गलत कह रहे थे अगर कबीर ये कह रहे थे? तो आप चाहते हैं कि जाति से ब्राह्मण या क्षत्रिय हो, मां के पेट से ब्राह्मण या क्षत्रिय हो? कभी तो योग ये केवल धोखा देने की बात है।
और बहकाने की बात है कि योग्यता से जाति होती है या योग्यता से वर्ण होता है। सच्चाई ये है कि जो ब्राह्मणी के पेट से पैदा होता है वो ब्राह्मण, और जो गुजरी के पेट से पैदा होता है वो गुजर, और जो यादव महिला के पेट से पैदा होता है वो यादव। सच्चाई ये है, इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। और एक सच्चाई और बता दूं जी, जो जातियां, जो तभी कुचली जातियां, जो वंचित जातियां हैं, जो कमजोर जातियां हैं, जिन्हें अपमानित किया जाता है, वो आज तैयार हैं कि जातियां खत्म करिए। ये जो ऊपर बैठे हैं, शीर्ष पर बैठे हैं, यही जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें जाति का फायदा है। आपको इस बात से तो पीड़ा है कि पीडीए का नेता इसको उसमें क्यों चलता है, कौन सी गाड़ी का नाम लिया। ये भी आपके अंदर के आपके सोच को दर्शाता है कि आप ये चाहती हैं कि ये बैलगाड़ियों में ही चलें, साइकिल पे ही चलें, ये फॉर्च्यूनर में ना चलें। ये क्योंकि उस जाति से आते हैं। क्यों नहीं चल सकता एक पीडीए पिछड़ी जाति का आदमी, दलित जाति का आदमी फॉर्च्यूनर में क्यों नहीं चल सकता? आपको इस पर खुश होना चाहिए था, लेकिन आप इस पर पीड़ा व्यक्त कर रही हैं कि पिछड़ी जाति का आदमी फॉर्च्यूनर में क्यों चल रहा है। हमें अगर जातिवाद खत्म करना है तो हमें ये सोच बदलनी होगी जी। और मैं मानता हूं, बिल्कुल सच्चे मन से स्वीकार करता हूं, राजनीति तो मौके की तलाश में बैठी रहती है और राजनीति जाति का फायदा उठाती है। सच्चे मन से मैं स्वीकार करता हूं। हर पार्टी, बीजेपी भी जब टिकट बांटती है तो पहले जातियों की लिस्ट बनाती है, वो झूठ बेशक बोले जाएं। और यहां तक कि जब मंत्री बनाते हैं तो लखनऊ में बाकायदा बोर्ड लगाया था हमने किस किस जाति के आदमी को मंत्री बनाया। तो राजनीति बढ़ावा देती है जातिवाद को, मैं सच्चे मन से स्वीकार करता हूं। लेकिन अगर इसे हमें खत्म करना है तो हमें ईमानदार प्रयास करने होंगे। राजनीति गड़बड़ तो करते, लेकिन राजनीति जोड़ने का भी काम करती है। तो ये जो वोट का लालच है नहीं, ये नेता को मजबूर करता है कि दलित की झोपड़ी में जाकर खाना खाता है, तो ये कई बार जोड़ने का काम भी करती है, खाली तोड़ने का ही नहीं करती। राजकुमार जी का कहना यह है कि यदि किसी को गलत काम करना है तो वो अपने मन से नहीं करता है, उसको माहौल ऐसा मिलता है कि वो काम करना पड़ता है। तो इनका लबो लबाब वो निचोड़ है। और मैं चाहती हूं कि हमारे बीच शायद एक बात बोलूं, हाँ। माफी चाहता हूं, शायद या तो आप मेरी बात समझ नहीं पाई या कैसे। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था जी कि कुछ जातियों को, अच्छा आपसे एक प्रश्न कर सकते कुछ जातियों को इतने हे दृष्टि से देखा जाता है कि उन्हें अपनी जाति छिपानी पड़ती है। हाँ। हम ऐसा क्यों करें? हम हर जाति को सम्मान दें, लोगों को जाति छिपाने की जाती है। यादव तो बहुत सम्मानित जाति है, वो छुपाने वाली कोई बात ही नहीं थी। आपके लिए सम्मानित होगी, लेकिन दादरपुर के ब्राह्मणों के लिए नहीं थी, जिन्होंने उन पर जूते बजाए। नहीं, देखिए ऐसा आपके लिए सम्मानित होगी। नहीं, गिरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हुई, कोई भी नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जाति छुपाने का मसला ही नहीं है। हाँ। यहाँ पर जाति छुपाई किस लिए है, किसने, ये मसला ही नहीं है। यहाँ पे तो प्योर राजनीति हो रही है। आज भी आप देखिए, कई एक यादव, कई एक बहुत अन्य जातियों के लोग भी कथा भागवत कहते हैं, सबको पता है, अपना नाम खुल के लेते हैं, जाति बताते हैं, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे जाति छिपाने का मसला ही नहीं है। यहाँ पे तो सीधा सीधा दंगा कराने का मसला है। ये तो दंगे नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है। सही बात है, सही बात है। दंगे नहीं हो रहे, जबरदस्ती दंगा करवाने का मसला है। हमारे बीच आदरणीय श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज जी की उपस्थिति होती है और मैं चाहती हूँ कि वो अपने विचार इस बात पे रखें और उनके बहुत जरूरी है, ये आवश्यक है, इस समय की मांग है कि आपके विचार हम तक पहुंचे। देखिए कि हमेशा से सनातन धर्म मोहवासी जीव लोग जीवभूता सनातना, पहले से आदिकाल से ही विशेष रूप से भारत में कभी भी कोई भी बोल सकता है, परंतु कभी भी जातियां समाप्त नहीं होगी। ये आदिकाल से ही परंपरा से चल रही है और व्यक्ति जो है बहुत अपनी जाति पर गर्व भी करता है। भारत में कहीं पर भी प्राचीन समय में, जब आज के समय में मान लीजिए कि आप पार्टियां हैं, है ना जी, कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई समिति बनाता है, तो उसमें गर्व करता है कि भाई हमारा आदमी ने संगठन बना दिया। तो प्राचीन महापुरुषों ने जातियों को विकसित किया, उन्होंने कोई संगठन बनाया, तो उस समय में ऐसे परिस्थितियां, उस काल में ऐसी स्थितियां रही होगी। हम जहाँ पर हम लोग जो है, मैं राजस्थान से आता हूँ,
तो वहां पर हमारे गांव के अंदर में ऐसे बहुत से जो है आदिवासी, जिसको भील वगैरह बोलते हैं, हमारी माता जी दिवाली पर बोलती थी कि उनको जो है साड़ी है, कपड़ा है, दिखे आओ, वो तुम्हारी बहन है, उनके पैर चुके आओ। तो ऐसी स्थिति नहीं थी देश में। जब 700 साल करीब मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेज, बहुत सी परिस्थितियां बदली, उसमें हुआ। परंतु आज के समय में ऐसी परिस्थितियां होती है तो ये बहुत दुख की बात है। और हम सबको मिलकर जो है जातियों का समन्वय करना चाहिए, हृदय रूपी एक मंच पर आना चाहिए। और ये समन्वय हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि समन्वय नहीं हो सकता, एक दूसरे का सम्मान करने का। और ये बहुत सी चीजें, जैसे मेला प्रथा है, ये ढोने की जो आई है, मुगलों के समय आई, बहुत सारी चीजें हुई। और हम लोग जाएंगे तो बहुत से इतिहास में बहुत सी चीजें ऐसी घटना होती है, रहेगी। और व्यक्ति को ये है कि अपने जाति के ऊपर में व्यक्ति को अपना सम्मान और अपना अभिमान होना भी चाहिए। और ये कोई अरे गैर आदमी ने जातियां नहीं चलाई, ये कोई बहुत महापुरुषों ने विशेष रूप से। और भारत में ऐसी परिस्थितियां थी जो बहुत से प्राचीन काल से ही ऐसी परिस्थितियां रही। ये समय समय पर जो ऐसा कुछ घटना होता है उसमें बहुत सी, एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती है, बहुत से कारण होते हैं। और आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज जो है कोई छुपाई नहीं जाती। कोई भी किसी कमरे में चुपके भी करता है तो कहीं वीडियो बनाकर वो ऊपर भी वायरल हो जाता है। तो बहुत सी चीजें ऐसे इसी को लेकर जो है आजकल स्थितियां जो है दुष्परिस्थितियां हुई है। तो ये विशेष रूप से हमारे सभी लोगों को इस माहौल को, इस वातावरण को समझना चाहिए। और इसमें जो है कभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी राजनीति गलत है ना जी। हम कोई पार्टी की राजनीति करते नहीं है, हम लोग कभी भी नहीं कहते कौन सी पार्टी गलत है, सही है। भारत में जो है ये हमारा बहुत गौरवशाली परंपरा है। और इतना जो है हमारा एक अपने आप में स्वाभिमान भी है कि बहुत से देशों में देखिए, चीन वगैरह में जो है एक ही पार्टी, एक ही आदमी जो है कम्युनिस्ट पार्टी शासन करता है। भारत में इतना गौरवशाली परंपरा, लोकतंत्र की परंपरा है कि आप मोदी जी को भी गाली दे सकते हैं, योगी जी को गाली दे सकते हैं, कोई भी रोक नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, कोई भी अपना वीडियो बना के डाल सकता है। तो ये जो है अपनी जो है गौरवशाली परंपरा है, लोकतंत्र की परंपरा है। तो मेरे मन में विश्वास है कि भाई गुरुजी सब जातियों एक बात कहनी है। राजकुमार भाटी जी का कहना ये है, उन्होंने ये कहा है कि अभी भी ऐसा है कि मंदिर में किसी विशेष जाति को जाने की अनुमति नहीं है। अभी भी ऐसा है कि उन्हें इस दृष्टि से देखा जाता है कि उन्हें मजबूरन अपना नाम बदल करके कथा वाचना पड़ता है। अभी भी ऐसा है। देखिए वृंदावन में तो ये ऐसा कैसे है? वृंदावन में 700 कथावाचकों में सभी जातियों के, ऐसी बात नहीं। आप जाके देखेंगे तो बहुत से, जो बहुत ठाकुर जी बहुत से लिखते, बहुत से जातियों के लोग हैं, उसमें चौधरी भी है और अपने समाज से वंचित लोग भी है, बहुत से कथा करते लोग, सभी जातियों कथा करते हैं, उसमें तो ऐसी बात नहीं है। और कोई कहीं ऐसी घटना दुर्घटना हो जाता है तो ये घटना जो हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसका हम जो है कड़े दिनों में इसका जो निंदा करते हैं विशेष रूप से। और ये स्थितियां वो बदलती रहती है। राजकुमार भाटी जी ने जो बोला, उन्होंने जो अपनी मन की पीड़ाओं को व्यक्त किया, मैं उनकी बात मतलब जो है, इन्होंने ये एक बात कही कि भारत में जातियां कभी समाप्त नहीं हो सकती, है ना जी। और ये जाति जो है अपनी जाति के ऊपर गर्व है। तो मैं इनकी बात पर सहमत हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं इनकी बात को ऐसी बात नहीं है कि। और हर व्यक्ति जो है अपनी राजनीति करता है तो उसमें कहीं कहीं जहाँ लाभ मिलता है वो अपने स्तर पर जो है बोलता ही है। जी जी जी। गिरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनामिका जी, मैं आपको बता दूं, हाँ, आपके चैनल के माध्यम से आज भी कई एक मंदिरों में अन्य जात के लोग पुजारी का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये बात कभी किसी ब्राह्मण ने उसका ऐतराज नहीं किया है। अगर वो उस लायक है तो वो पूजा पाठ करा रहा है। बहुत अच्छी बात है और ये देश की एकता के प्रतीक बात है। और ब्राह्मण कभी अपने लिए नहीं मर रहा है, ब्राह्मण ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, वो त्यागी रहा है, आपसे नहीं सदियों से रहा है जी। तो उसके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो आप? वो तो आरोपी कभी है ही नहीं। जी राजकुमार जी, वो तो आरोपी कभी है ही नहीं। पूरे शो में अभी तक पूरे शो में किसी ने भी ब्राह्मण के ऊपर आरोप नहीं लगाया। ना हम ब्राह्मण के प्रति कोई द्वेष या कोई ऐसी विरोध की भावना रखते हैं। तो फिर कौन है जो ये मंदिर में जाने से रोक रहा है? कौन है जो ये चाहता है कि केवल ब्राह्मण ही कथा बांट सकते हैं? अभी जो महंत जी ने कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं जाति कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं हम तो चाहते हैं जाति खत्म हो जाए, लेकिन जो ऊपर शीर्ष पर लोग बैठे हैं, जो लाभ उठा रहे हैं जाति व्यवस्था को, वही इसे बचाए रखना चाहते हैं। तो जातिवाद खत्म हो जाए, बहुत अच्छी बात है। जाति इस समाज की, भारत की एक समस्या है। जाति कोई गर्व करने की चीज नहीं है, जाति एक बीमारी है हमारी। जाति खत्म हो, लेकिन हम जाति तो बचाए रखना चाहते हैं, जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। अब जैसे आप जिक्र आया जाति जनगणना का, जाति जनगणना किस लिए? जाति जनगणना का खाली गिनने की बात थोड़ी है कि कितने किसी जाति के किस लोग हैं।
जाति जनगणना में ये पता चलेगा किस जाति के लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, किस जाति के कितने लोग ग्रेजुएट हैं, किस जाति के पास कितनी सरकारी नौकरी है, किस जाति के लोग पक्के मकानों में रहते हैं, किस जाति के कच्चे मकानों में रहते हैं, किस जाति की बेटियों की क्या स्थिति है। तो उन्हें जो ज्यादा पीछे रह गए हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनके लिए सरकार कोई विशेष योजनाएं बनाए, ये उद्देश्य है उसका जाति जनगणना का। आप ही की बात में से एक प्रश्न मेरे मन में आया है और मैं चाहती हूं आप उस प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए। आपने कहा आज की सरकार या आज का माहौल ऐसा है कि लोगों को मजबूरी में नाम बदलना पड़ता है, लोगों को मजबूरी में कलावा बांधना पड़ता है, लोगों को मजबूरी में तिलक लगाना पड़ता है और लोगों को मजबूरी में वो सब करना होता है जिन सबको करने से कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में हम उसको रखते हैं, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है। मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या ये माहौल अचानक से बदला है? मतलब पहले मंदिर में जाने की अनुमति थी और अब अचानक से मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, या पहले वो सब कर पा रहे थे और अब अचानक से नहीं कर पा रहे? बस इतना आप बता दीजिए। और गिरीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं और हमारे बीच एक और मेहमान यहाँ बैठे हैं, वो भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं और उनको सुनने के बाद फिर हम अपने दो और कवियों से बात करेंगे। आपके शो में जितनी भी बात मैं कह रहा हूँ दिल से और ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल मैं समझ भी रही हूँ, हम आपके दिल को भी और आपकी ईमानदारी को समझ रहे हैं। इसमें ईमानदारी से बोलना चाहिए। 1947 इस बारे में एक बार जोरदार तालियां हो, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था जी, और वर्तमान समय में काफी सुधार हुआ है जी, जातिवाद भी कम हुआ है, सांप्रदायिकता भी कम हुई है, पाखंड और अंधविश्वास भी कम हुए हैं जी। और मैं गिरीश जी की बात से सहमत हूं कि कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनमें दलित समुदाय के, पिछड़े समुदाय के पुजारी हैं और कई जगह कथा भी कर रहे हैं। मैं सहमत हूं, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, ये भी एक सच्चाई है। हम चाहते हैं कि हम उस दिशा में बढ़ें पूरी कि तरह जब जाति फैक्टरी ना रहे, नहीं हुआ है किसी को बात तो यहाँ पर मैं बिल्कुल किसी भी कम हुआ है, हम स्वीकार कर रहे हैं पूरी तरह से तो कुछ नहीं। बस ये बात ये है कि आपने कहा है आज का माहौल ऐसा है, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ जो कुछ रुका हुआ था उसे वापस से शुरू कर दिया है? वो जातिवादी, वो आडंबर, वो प्रथाएं जो सब बंद हो गई थी, क्या अब दोबारा शुरू हो गई है, जिसके कारण मजबूरन उन्हें नाम बदल के कथा करनी पड़ी? यदि मैं आपसे पूछती हूँ और आपसे भी सबसे पूछती हूँ, यदि वो नाम नहीं बदलते और कथा वाचन करते उसी ज्ञान के साथ जिस ज्ञान की आवश्यकता पूरे दर्शकों को है, श्रोताओं को, पूरे देश को है, तो क्या उनके साथ ये होता? क्या ये प्रश्न ये है कि क्या कथा वो बांचने पर ये हुआ या नाम बदलने पे ये हुआ? प्रश्न ये है। नहीं, इसमें जो तर्क आ रहे हैं, एक तो ये आरोप भी लगाया गया था कि उन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ की, ठीक है, लेकिन ये आरोप आया 2 दिन बाद। पहले 2 दिन की जो वीडियो है उनमें ये कोई आरोप नहीं है, ना तो उस पंचायत में पंचायत की वीडियो भी है, ना जब इनके साथ मारपीट की तब किसी ने कहा। इससे साफ जाहिर है कि आरोप बाद में जोड़ा गया। इसे पुलिस ने भी नहीं माना इस आरोप को, इसलिए इसे तो मैं छोड़ देता हूं। दूसरी बात ये कही जा रही, तर्क दिया जा रहा है कि नहीं जाति कोई बात नहीं थी जी, जाति का तो हम जो भी कथा कहता कोई मतलब नहीं। और जबकि जिन्होंने जयप्रकाश तिवारी ने जो एफआईआर लिखवाई है थाने में जी, उसमें पहला वाक्य ये है, पहला जो पैरा है, आप उस एफआईआर को पढ़ें कि हम इनके घर गए थे तो हमने इनसे कहा कि कथा करनी है और हमने इनसे पूछा आप किस जाति के हो, इन्होंने कहा हम ब्राह्मण हैं और हमने इनके आधार कार्ड देखे। जब आपके लिए जाति कोई फैक्टर नहीं थी तो आप पहले ही दिन उनके घर क्यों पूछ रहे थे, क्यों आधार कार्ड देख रहे थे? इसका मतलब आपके लिए जाति फैक्टर थी। तो अब आपकी इस बात का उत्तर हमारे बीच हमारे मेहमान। देखिए भाई साहब ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे और इतने सारे पूछे, मैं सारे नहीं नोट कर पाया। अच्छा, आप नोट कर रहे थे? हाँ जी। नहीं, बहुत बढ़िया, इस कला के लिए भी तालियां हो। देखिए राजकुमार जी, आपकी टीआरपी हमारे शो से एक बात की कबीर के लिए, इन्होंने एक बात की कबीर के लिए, सुनिए जी, कोई भी सनातनी कबीर को गाली नहीं देता, लेकिन 100% कबीरपंथी सनातन को गाली देते हैं। रामपाल जी का फेसबुक पे उठा के देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके लिए गाली, इवन उन्हें अपनी गीता बना करके दे दी जो कि फर्जी गीता है, ठीक है भाई साहब कबीर का। दूसरा, फॉर्चूनर के ऊपर आपने ऑब्जेक्शन किया, चील वाहन पे नहीं किया। यादव जी ने चील वाहन की बात की, तब नहीं आपने ऑब्जेक्शन किया कि आपने क्यों बोला। तो शायद फॉर्चूनर में बहुत अच्छी बात कही है शशि जी आपने। इस बात से ये सिद्ध हो गया कि आदमी तो आदमी, गाड़ियों की भी जाति देखी जाएगी। देखिए इन्होंने देखा और अभी यही ने लाइव देखा, चील वाहन पे ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन फॉर्चूनर पे ऑब्जेक्शन। अरे भाई साहब चील वाहन बहुत महंगा है, उस पे कर दीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा जाति कर्म से है, सनातन धर्म में जाति कर्म से कभी भी नहीं है, न थी न है न होगी।
जो हुआ ये मुगलों का, अंग्रेजों का, इनका पैदा किया हुआ है, उससे पहले नहीं था, कर्मों से था। हमारे जो 16 संस्कार हैं उसमें जैसे ही हम स्कूल में जाते हैं हमको द्विज बोलते हैं, द्विज का मतलब ब्राह्मण, तो सारे ब्राह्मण हो गए। आज भाई साहब पढ़े तो ये भी ब्राह्मण है, हम तो सबसे यही कहते हैं भाई साहब आप भी ब्राह्मण हो। अच्छा, आप भी ब्राह्मण है। सुनिए, अभी मैं आया तो मैं अपने नाम में शर्मा नहीं लगाता। मैं आया, भाई साहब मेरे से एक ने पूछा भाई साहब का पूरा नाम, मैं कहा भाई साहब हम लोग आरएसएस में हैं, हम जाति नहीं लगाते, हम शशिपाल ही लिखते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये हमारे मन में बैठ चुका है, जाति का कोई नहीं है। दूसरा है कि अगर आप जाति खत्म करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करना बंद कर दें। आरएसएस इतना बड़ा संगठन है, बिना जाति के काम कर रहा है, आप भी शुरू कर दें। ये बहुत अच्छी बात है, शुरू तो कीजिए। आप कहते हैं आप बड़ी एक अच्छी यादव ब्राह्मणों के ऊपर गाली गलौज करते हैं, आप उनका ऑब्जेक्शन नहीं करते, फिर आप कहते हैं हम जाति नहीं इस्तेमाल करते। कर तो भाई साहब आपने नहीं किया, लेकिन ऑब्जेक्शन कीजिए। आपने फॉर्च्यूनर पे ऑब्जेक्शन किया, उस पे क्यों नहीं किया? फॉर्च्यूनर पे नहीं करना चाहिए, हम लोगों में से कई लोगों के पास फॉर्च्यूनर है। पॉलिटिक्स जाति के आधार पर कौन कर रहा है? ये आज ही कर रहे हैं, इससे पहले तो नहीं था। नहीं, 20 साल पहले, 25 साल पहले कोई नहीं करता गिरीश था जी कुछ politics कहना के ऊपर। चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि फिर हमारे और कवियों को एक बार सुनवाएं। और अच्छा, आपकी बात कुछ पूरी। बिंदु और हैं, क्योंकि भाई साहब को प्रश्न बहुत सारे बहुत हैं। सारे प्रश्न। इन्होंने कहा कि नोएडा यहाँ पे ब्राह्मण जो किसी को पूजा नहीं करने देते। भाई साहब अभी भी सुनिए, अभी आपने कहा ब्राह्मणों को मंदिर नहीं जाने देते। आपने ये नहीं कहा ब्राह्मणों को नहीं, आपने कहा कुछ मंदिरों में, आपने ये बोला अभी भी। कुछ हमारे नोएडा में ही अभी इसका कार्यक्रम चल रहा है। किसी भी आदमी को जो ब्राह्मण बनना चाहता है उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, 200 घंटे की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, उसको ब्राह्मण बना के मंदिर में बैठाएंगे। अब भेजिए कौन सी जाति का आना चाहता है? कोई आना नहीं चाहता। मैं तो सवाल पूछ लूं मैं भाई साहब से? मैसेज भेज करके बात कर रहा हूँ। बहुत मुझे एक बात का जवाब देना नहीं, है। पहले नहीं, पहले आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूं, फिर आप और प्रश्न पूछिएगा। अब जाति एक कौन खत्म प्रश्न वो करना चाह चाहता रहे है? हैं। आप नहीं खत्म करना चाहते, संघ ने तो शुरू कर दिया है। करोड़ों लोग हैं बिना जाति के अपना नाम इसी पे लिखे। पूछ रहा हूँ। भाई साहब कह रहे हैं संघ जाति नहीं मानता। संघ की स्थापना को 100 साल पूरे हो गए हैं। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। 100 साल में आप चितपावन ब्राह्मणों के अलावा एक भी प्रमुख नहीं बना पाए, रज्जू भैया को छोड़ ओए, छोड़ दीजिए। अरे क्यों छोड़ दें? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल क्या है? जातिवाद प्रश्न आप है। अपना भाई साहब, ये केवल जातिवाद चितपावन प्रश्न ब्राह्मण है। को बनाते हैं। नहीं भाई साहब, ये संघ से बड़ा घोर जातिवादी तो कोई भी नहीं। आरएसएस सबसे बड़ा जातिवादी है। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसे तो आपकी बात नहीं, नहीं। जो खाली जातिवादी है। लेकिन जाति यहाँ से शुरू हुई, जाति यहीं से शुरू हुई। हर चीज में जाति। आप बताइए। आप आना चाहते हो तो लायक बन जाओ, आ जाओगे, कौन पूछता है? दूसरा, जाति समाप्त करने के लिए 20 का संविधान में आरक्षण जी कितने दिन के लिए था? 10 साल के लिए। जी वो बना कर रहे हैं। यही तो सवाल है, झूठ जब बोलते हैं नहीं। आप सही बता दीजिए। वो राजनीतिक आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, विधानसभा लोकसभाओं का आरक्षण, शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की कोई सीमा नहीं। आरक्षण की बात मैं तो कर रहा झूठ हूं। ना बोले आप। जातिगत आरक्षण बताइए कितने दिन का था? हमेशा के लिए, जब तक बराबरी ना हो जाए। बिल्कुल नहीं। जब तक अच्छी बराबरी- सुनिए, नहीं, बराबरी- मैं यही तो कह रहा हूँ। बराबरी बता सकते हो। अभी ना आरक्षण से चीजें ये जातिवाद खत्म करेंगे। जो दबे कुचले लोगों को आरक्षण की वजह से 2-4 आ गए पढ़ाई लिखाई में, बाटी जी सुन उससे लीजिए। भी इन्हें घृणा है। बाटी जी और ये जवाब जातिवाद लीजिए। खत्म जवाब करेंगे। लीजिए, जवाब लीजिए। आपके सारे सिद्धांत सामने आ गए। जवाब लीजिए, बाटी जी जवाब लीजिए। नहीं, आपको कितनी घृणा है इन आप आरक्षित जवाब वर्गों लीजिए, से, घृणा नहीं, जवाब वो लीजिए। सामने आ गई नहीं। आपको आरक्षण से क्या दिक्कत है? आप मैं बताता हूँ ना। बताओ। भाई साहब, ये सुनिए। सुनिए, एक मिनट। राजकुमार जी आप माइक लिए रहिए, आप बताइए बताइए। एक मिनट। आपने ये कहा कि जिस देश में, सुनो, जिस देश में राष्ट्रपति क्या है? दलित है। प्रधानमंत्री कौन है? एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये आपके अंदर की पीड़ा बोल रही है कि दलित क्यों है प्रधानमंत्री। इससे आपको दुख है। पीड़ा है। हाँ, बस तो इसीलिए आरक्षण की जरूरत है। आप जैसे लोग आगे नहीं आने देंगे अगर आरक्षण नहीं जब सब होगा। लोग हाँ, जिनके लिए आरक्षण था वो उच्च श्रेणी पर पहुंच चुके हैं, फिर आरक्षण क्यों? वो तो बराबर में आ गए, वो तो हमारे बराबर आ गए, फिर आरक्षण क्यों? फिर जातियों को खत्म क्यों कर रहे हो? खत्म करो ना इनको, जातिगत आरक्षण दे। लेकिन यादव कथा कहेगा तो पीटोगे। नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। ऐसे सब भाई साहब, बराबरी में आ सुनिए। गए और यादव कथा कहेगा तो पीटेंगे। बराबरी में कहाँ आ गए? रामदेव जी कौन है? रामदेव कौन है? उन्हें भी पीट दो किसी दिन। अपना नाम अच्छा, बताएंगे, सुनिए। अपना सब कुछ नहीं, देंगे। भाई साहब ने सुनिए, भाई साहब
जाति गणना करके हम अमीर देखेंगे कितने, गरीब देखेंगे कितने, शिक्षित, अरे वो तो आप गरीबों को देख लीजिए, हमने इन लोगों को देखेंगे, क्या गिनना सरकार है? देखेगी। जो गरीब है जिस भी जाति का है सरकार की उसको सहयोग दे दीजिए, जो अशिक्षित है उसको देखिए, शिक्षा दे दीजिए। इसमें जाति जनगणना की जरूरत क्या है? कौन सी जरूरत पड़ी है आपको? जो अशिक्षित दिख रहा है उसको बोलिए फ्री है शिक्षा, बात खत्म हो गई। भारत माता की आंदोलन समाप्त। आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए। हाँ, वो जरूरी है। और ये माइक जब तक यहाँ आ रहा है, स्वाति जी कुछ कहना चाह रही हैं। भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया बोला, आपने सारे प्रश्न नोट किए। उम्मीद है आपके खत्म हो गए होंगे। अब दोबारा जब बोलेंगे तब आप लिखिएगा। और भी है? नहीं तो समय समाप्त हो गया। हमारे उच्च श्रेणी से पास होने वाले स्टूडेंट्स को ही देखा जाएगा, सप्लीमेंट्री वालों को नहीं। समय समाप्त हो चुका है, फिर दोबारा आप करिएगा। स्वाति जी बताइए, कुछ कहना चाह रही हैं। राजकुमार बाटी जी ने बहुत अच्छी बात कही और बहुत शानदार तरीके से उत्तर भी दिया। ना सिर्फ उत्तर दिया, पूरी जिम्मेदारी के प्रतीक अपनी बात रखी गिरीश जी ने। और स्वाति जी कुछ कहना चाह रही है। स्वाति अपनी बात रखेंगी और हम बढ़ते हैं हमारे कवि सम्मेलन की ओर। भाटी जी ने कहा कि फॉर्च्यूनर से दिक्कत है। इनको पहला पंक्ति जो है वो याद रहा, दूसरी पंक्ति में नहीं। मैंने ये कहा था कि मुट्ठी भर राजनीति करने वालों, आप ये बताओ कि पूरा यादव समाज क्यों पिछड़ा है? आप ही क्यों फॉर्च्यूनर पे हैं? पूरा यादव समाज क्यों नहीं फॉर्च्यूनर पे है? तो इनको मिर्ची लगी। और एक बात, सियासत की बात कर रहे हैं, मंदिर में नहीं घुसने दिया, मस्जिद में नहीं घुसने दिया। जब सियासत नारा देगी मुख्यमंत्री बनने के बाद सवर्णों के सफाई के लिए कि भूरा बाल साफ करो और तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, तो समाज में बंटवारा आएगा। तो शुरुआत सियासत को ही करनी होगी कि समाज को एकजुट करे। ऐसे नारों से समाज एकजुट कभी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात कही है। आइए बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी बातें हुई, पक्ष ने और विपक्ष ने अपनी बात कही और बहुत दमदार तरीके से आज हमारे जो यहाँ गेस्ट उपस्थित हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। मैं चाहती हूं कि थोड़ी सी कविताओं की फुहार भी हो जाए, कुछ ऐसी बातें जो बातें कवियों के मन से निकलती हैं लेकिन वो होती किसी और के मन की है। तो आइए हम किसी और के मन की बात अपने मन के साथ आपके मन तक पहुंचाते हैं। मैं आवाज देना चाहती हूँ अकमल जी को, जो हमारे बीच बलरामपुर से उपस्थित होते हैं। तो जोरदार तालियां सबसे पहले अकमल बलरामपुरी जी के लिए। और एकमात्र शो हमारा स्याही और सियासत, जहां जाति की कोई बात नहीं होती है। यहाँ हम सब एक साथ एक ही मंच पर खड़े होकर के कविता पढ़ते हैं, चाहे हम अकमल हो, चाहे हम अनामिका जैन हो, चाहे हम नेहा पंडित हो। तो अकमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा आपको जी कि ये शो बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी पिछले दिनों गुरु जी का एक बयान आया कि कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को है। अच्छा, कौन से गुरु जी? शंकराचार्य जी का जी। तो जब उनका बयान आया, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि जब दान कोई दलित देगा तो उसके हाथों से ले लिया जाता है, या पिछड़ी जातियां जब दान देती हैं, पुण्य करती हैं, तो उनके हाथों से लिया जाता है, मगर उनको कथा कहने का हक नहीं है। मुझे लगता है कि ये सरासर सही नहीं है। और आप देखती हैं बहुत सालों से, सदियों से निचली जातियों पे जिस तरीके से जुल्म किया जाता है, उनको मंदिरों के बाहर रखा जाता है, उनको पूजा तक करने नहीं दिया जाता, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर तो ये परंपरा होती है कि उनके घर की मैयतें ऊंची जातियों की गलियों से भी नहीं निकल सकती हैं। ये परंपरा होती है। इसको है की जगह आप थे में बदल करके अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। कोई यादव अगर सच भी कहे तो वो गलत होगा, जुबान से उनके जो निकले सिर्फ वो ही सही होगा। वाह। कोई यादव अगर सच भी कहे तो वो गलत होगा, जुबान से उनके जो निकले सिर्फ वो ही सही होगा। धर्म व जात की चिंगारी सबको राख कर देगी, जो तुमने आग सुलगाई धुआं उठता कहीं होगा। किसी के बाल काटे, मारे पीटे, जान से मारे, ब्राह्मण को ये लगता है कि उनको कुछ नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह, बहुत अच्छी शायरी कही। ब्राह्मण को ये लगता है कि उनको कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे बीच में हमारे धर्मगुरु आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं काफी देर से देख रहा था कि पहले आप देखे होंगे कि जो धर्मगुरु होते थे वो जब
किसी को दुआ देते थे तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती थी। जी, आज भी ऐसा है। जी, धर्म जो गुरु जो अच्छे अंदर भीतर और बाहर से एक है, किसी को तपस्वी श्राप है, देते थे तो आज उनकी भी। जिंदगी दरबदर हो जाती थी। मगर आज अगर देखेंगे तो बहुत सारे धर्म गुरु ऐसे हैं जो सबको तो जिंदगी कहते हैं कि बहुत सादगी से गुजारो, मगर खुद 35,000 का चश्मा पहनेंगे, 75,000 की जैकेट पहनेंगे। हमारे बीच में भी गुरुजी उपस्थित है, मैं बैठा हुआ था, मैं तब से देख रहा था कि गुरुजी लगातार रुद्राक्ष की माला लिए हुए और जप रहे थे। मैं बहुत नमन करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं कि लेके फॉर्च्यूनर और डिफेंडर पूरे भोकाल से चलते हैं। लेके फॉर्च्यूनर और डिफेंडर पूरे भोकाल से चलते हैं। जिनकी आंखों से हट गई पट्टी अपनी आंखें मलते हैं। अच्छे योगी संतों की पहचान यही से होती है। हाथों में रुद्राक्ष को लेकर राम राम वो जपते हैं। क्या बात है, हाथों में बहुत रुद्राक्ष को लेकर राम राम बहुत वो अच्छी जपते बात हैं। है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात कही है। मैं चाहती हूं कि अकमल जी के बाद नेहा पंडित यहाँ उपस्थित है, नेहा नमन, वो भी अपनी बात रखें और हम तक वो बात पहुंचाएं जो वो घटना वहां पर घटी है। और क्या ये बात सही है कि ब्राह्मणों को ये लगता है कि कथावाचक केवल वही हो सकते हैं, या सबको ये लगता है कि किसी एक जाति विशेष को ही कथा वाचने का अधिकार है, या सनातन क्या कहता है? स्वागत है। सर्वप्रथम मैं न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। व्यास गद्दी पर बैठा हुआ हर व्यक्ति पूजनीय है। सर्वप्रथम मैं भारत के सभी कथावाचकों को प्रणाम करती हूँ। हजारों आक्रमणों के बावजूद यदि हमारी सनातन संस्कृति बची हुई है तो उसमें कथावाचकों का विशेष योगदान है। एक मुक्तक सुना रही हूँ, सभी देशवासियों को समर्पित कर रही हूँ। स्वागत है नेहा। हमेशा याद रखना तुम कि ये धरती तुम्हारी है, ये गंगा गोमती सरयू ये यमुना जी तुम्हारी है। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। तिरंगा भी तुम्हारा है और भगवा तुम्हारा है। तिरंगा भी तुम्हारा है और भगवा तुम्हारा है। सनातन है तो सब कुछ है और हस्ती तुम्हारी है। बहुत अच्छी बात है, सनातन बहुत है तो सब कुछ है, बेशक बेशक, और हस्ती तुम्हारी बेशक। है। स्वागत है। कभी यादव कभी ब्राह्मण की बात होती है, वाह। कभी अगड़े कभी पिछड़े की बात होती है। वो कौन सी जाति मेरी जीत को तय कर देगी। वाह 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 नेहा, बहुत बढ़िया। कौन सी जाति मेरी जीत को तय कर देगी। यहाँ हर बात में वोटों की बात होती है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ हर Actually, बात में वोटों की बात होती है। जातिवाद की बात करें, उन नेताओं को चेक करो, उनके षड्यंत्रों को समझो, चक्रव्यूह को क्रैक करो। दोगले नेता और जिहादी भारत को मंजूर नहीं। दोगले नेता और जिहादी भारत को मंजूर नहीं बटेंगे, नहीं कटेंगे। अब अपने स्वर एक करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सही बात है, वाह। स्वागत है। बाघ बिलाव सियार सभी अब हिरणों का संहार करे। दोगले नेता हिंदू बनकर हिंदू पर ही वार करें। सेक्युलर सारे नेता, वाह। सेक्युलर सारे नेता जय चंदो सा व्यवहार करे। गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। अकबर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दयाल हरे। बहुत शानदार बात कही, एक बार जोरदार तालियां हो। और मैं मेरे मेहमानों से एक बार पूछना चाहती हूँ, हमारे राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गोविंद गुलशन आप भी जानती होंगी, बहुत बड़े शायर हैं, गाजियाबाद के हैं। उनकी पंक्तियां मुझे याद आ गई। स्वागत, वाह। के है दिल उन्हीं के पास, नजरें उन्हीं के पास, है दिल उन्हीं के पास, आंखें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई सांसें उसी के पास, और बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, चक्कर लगा रही हैं हवाएं उसी के पास।
वाह, ये वाह, अखिलेश यादव पे भाई, कविता है। वाह। अखिलेश यादव पे इसलिए केंद्रित की जा रही है कविता कि आज अखिलेश यादव सामंतवादियों और जातिवादियों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। अच्छा। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार गरीब के पक्ष में बोल रहे हैं, कमजोर के पक्ष में बोल रहे हैं, पिछड़ों के पक्ष में बोल रहे हैं, पीडीए के पक्ष में बोल रहे हैं, और सामंतवादियों को वो स्वीकार नहीं है। इसलिए ऐसी ऐसी कविताएं लिखी जा रही हैं कि उनमें बीच में गाली गलौज जैसे शब्द भी आ जाते हैं। अच्छा, अभी आए थे, आप सुनना दोबारा अगर आपने ध्यान न दिया हो। मैंने बहुत अच्छे से सुना तो है मैं और मैंने आदरणीय ध्यान उदय दिया है। प्रताप जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ आपका गई, स्वागत है। उन्हें बोल के अपनी बात समाप्त करता गिरीश हूं जी को भी किसी की याद आई है कि पंक्ति। नेहा जी आपकी काव्य चेतना को साधुवाद, सब समुदाय को सुनाई वन्य कविता। वाह, आपकी काव्य चेतना को साधुवाद, सब समुदाय को सुनाई वन्य कविता, दूसरों को गालियां दे तालियां कमाती हो, क्या तुम्हारे पास नहीं कोई अन्य कविता? क्या बात है। भाव नहीं, भाषा नहीं, छंद नहीं, रस नहीं, कैसे मूर्धन हुई ये जघन्य कविता। और श्रोताओं के साथ माथ पीटती है वीणा पानी, धन धन कवि और धन धन कविता। वाह, क्या बात है। तो मैं देखिए, अभी तक तो बात चल रही थी कि एक दूसरे पर आक्षेप किया जा रहा है, अब जब बात कवि पर और कविता पर आई है तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जो व्यंग के साथ आपने, व्यंग क्या आपने खुलकर ही कह दिया है, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इतर आया चांद अपने यौवन पे आ गया। आपको समर्पित करती हूँ हम सब कवियों की ओर से, हमें स्वीकार है आप जो भी देते हैं कि धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इतर आया चांद अपने यौवन पे आ गया। आपने पसंद किया मेरे अल्फाज को तो आपका ये अंदाज मुझको भी भा गया, आपका ये अंदाज मुझको भी भा गया। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि अनादाओं पर है दोनों की शय को मात चलो कर ले, अनादाओं पर है दोनों की शय को मात चलो कर ले, जिसमें एक बराबर हो हम वो हालात चलो कर ले। और तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे हो, तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे हो, आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर ले, आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर ले। गिरीश जी कुछ कह रहे हैं और इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। नेहा जी कुछ कहना चाहती हैं? अनामिका जी, भाटी जी ने स्वीकार कर लिया है जी कि इस घटना में अखिलेश जी केंद्र बिंदु में है। ये तो जबकि चौके पे चक्कर था। अखिलेश जी भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु में है, खाली इस घटना में नहीं। मेरी बात सुन तो लीजिए फिर बोलिएगा। अब हर घटना में वही केंद्र मैं बिंदु है। आपकी बात को सुन रहा हूं तो आप मेरी बात सुनिए जी। ये स्वीकार कर लिया है। हाँ। जबकि वो कविता कह रहे में हैं। हाँ। जबकि कविता में अखिलेश जी कहीं भी नहीं, घटना का जिक्र है। इसका मतलब है भाटी जी ने स्वीकार कर लिया कि केंद्र बिंदु में हाँ, अखिलेश जी। ये बात सोचने वाली है राजकुमार जी। नाम तो लिया नहीं। मैं अगर अनामिका जी आप भी ना समझ आदमी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं। आप जैसी समझदार महिला भी ये कह रही है। एक बात सुनो, ये जबरदस्ती हाँ कराने वाली बात है। इनकी कविता में सुनो, इनकी कविता में टीपू शब्द आया था। राजनीति में टीपू किसको कहते हैं? किसी और को कहते हो तो अब ये अखिलेश यादव के अलावा किसी कहते हो बताओ, नाम कैसे नहीं था? नाम था। अब एक नाम और आ गया है कि अखिलेश जी का नाम टीपू जी है। ये आज हमें पता लगा। इन्हें पता नहीं है उनका बचपन का नाम, प्यार का नाम, घर का नाम टीपू है। ये पूरे देश को पता है। हाँ, उनका नाम टीपू ही है। आप बैठिए। आप अज्ञानी आदमी है तो मैं क्या करूं? नहीं बैठिए। देखिए मैं चलिए आज से टीपू ही बोलेंगे। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। नहीं, उनका नाम गिरीश जी, उनका नाम टीपू है, बचपन का नाम है और उन्हें बोलते हैं। लेकिन नेहा ने हाँ उन्होंने बताया है कि आप सुनिए, उन्होंने बताया कि इतिहास में किसी और का नाम टीपू है। एक बार मैं बोल दूं, मैं बता रही हूँ। नेहा जी ने कहा है कि उन्होंने बेशक टीपू नाम लिया है, लेकिन टीपू के साथ उन्होंने सुल्तान लगाया है। तो बहुत अच्छी बात कही है। राजकुमार जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है और नेहा जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पे सभी ने बहुत अच्छी बात कही और खास तौर से इस बात की बहुत खुशी है कि आपने कविता से इस बात को और
रंग जमा करके, उस बात को और वजनदार करके हमारे स्याही और सियासत में चार चांद लगाया। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और मैं कुछ पंक्तियां कह देती हूँ जो बहुत जरूरी है, केवल दो है जो कि बहुत जरूरी है आज के परिवेश में। ना वो किसी के पक्ष में है और ना विपक्ष में है, केवल एक बात है और जो मन की है कि वाणी में तेजस्विता, मन में हो संतोष। लोग केवल यही चाहते हैं, वाणी में तेजस्विता, मन में हो संतोष। कथा वही जो हित करे, जागे मन का जोश। कथा वही जो हित करे, जागे मन का जोश। और शब्दों में हो साधना, हो भावों में ज्ञान। शब्दों में हो साधना, हो भावों में ज्ञान। केवल अभिनय से नहीं मिलता सत्य विधान। केवल अभिनय से नहीं मिलता सत्य विधान। और जीवन जिसका ग्रंथ हो, चाहे वो यादव हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, जैन हो, वो कोई भी हो, कि जीवन जिसका ग्रंथ हो वही कहे उपदेश। जिया हुआ हो ज्ञान तो पहुंचाता संदेश। जिया हुआ हो ज्ञान तो पहुंचाता संदेश, कि नव पीढ़ी से जुड़ सके। आपने कहा चील पे चल रहे हैं, गाड़ी पे, आपने कहा चश्मा लगा रहे हैं। देखिए, एक फैक्टर यदि देखा जाए तो कई बार हम ये बात कहते हैं कि हमें लोगों तक पहुंचने के लिए कई बार लोगों का रूप धारण करना होता है। ईश्वर को भी संसार में आने पर सांसारिक स्वरूप को धारण करना हुआ। तो आधुनिक पीढ़ी को अपना फॉलोअर बनाने के लिए, उन्हें इस कार्य में लगाने के लिए, आधुनिक पीढ़ी को इस प्रकार से अपने साथ रखने के लिए कभी कभी आधुनिक वेशभूषा भी हमें धारनी होती है। लेकिन उस बात को मैं किस तरह से कहती हूं वो सुन लीजिए, कि नव पीढ़ी से जुड़ सके शैली हो आकर्ष। नव पीढ़ी से जुड़ सके शैली हो आकर्ष, मगर रहे आधार में वेदों का निष्कर्ष। मगर रहे आधार में वेदों का निष्कर्ष। तो रैप बने गीता मगर होना अर्थ विकार। रैप बने, आपको जैसे गाना है आप गाइए, लेकिन गीता का सार गीता होना चाहिए। कि रैप बने गीता मगर होना अर्थ विकार। शब्द अर्थ और भावना रखे सत्य का सार। शब्द अर्थ और भावना रखे सत्य का सार। और अंतिम बात, वाचक की तप साधना। मैं इन पंक्तियों के साथ अंतिम पड़ाव की ओर हूं और मैं चाहती हूं कि इस अच्छे कार्यक्रम का, क्योंकि ये विषय बहुत बहुत पावन और बहुत अच्छा था, सबके मन का था, और इस प्रकार के विषय लोगों तक पहुंचने चाहिए। और हमारे पक्ष और विपक्ष, हमारे जो अतिथि हैं, उन्होंने बहुत हमारे साथ इस विषय के साथ यात्रा की और बहुत सुंदर शब्दों के साथ की। तब अंतिम कहती हूं, सुनिएगा कि वाचक की तप साधना, चर्या वेश बनाओ। गुरुजी आपको प्रणाम करती हूं, आपके ओहदे को प्रणाम करती हूं। तब कहती हूं कि वाचक की तप साधना, चर्या वेश बनाओ। भीतर बाहर एक हो, भीतर बाहर एक हो, कथा में उतरे भाव। भीतर बाहर एक हो, कथा में उतरे भाव। क्योंकि परम सत्ता से संचालित यह शासन मिट नहीं सकता। परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने काल ये सपना। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं शीघ्र ही इसी कार्यक्रम में आपके साथ होंगे। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ हमारे सभी कवियों का और हमारे अतिथियों का। बहुत आभार।